साथियों नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अमित कुमार तेवतिया पर। और हम लेकर के हाजिर हैं आपके लिए सामान्य हिंदी की आज एक विशेष वीडियो, जिसमें आप ये जानेंगे कि हिंदी में कोई आपसे कुछ भी पूछे कि संधि कितने प्रकार की है, समास कितने प्रकार का है, कुछ भी आपको जरूर जवाब मिलेगा। और नंबर तो पक्का समझें, क्योंकि ऐसा कोई जो पेपर है वो नहीं बनता है जिसमें सामान्य हिंदी आए और एक आध प्रश्न यह ना पूछा जाए कि कितने प्रकार से संबंधित ना हो। तो आपसे कोई भी प्रश्न यदि पूछा जा रहा है कि कितने प्रकार के होते हैं, कुछ भी पूछे तो आपको जवाब जरूर मिलेगा। आइए शुरू करते हैं हमारी वीडियो। आप जरूर देखें और बताएं जरूर कि वीडियो कैसा लगा है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और हमें अपने कमेंट्स के माध्यम से हमारी वीडियो कैसी लगी है ये जरूर बताएं, क्योंकि यह वीडियो हिंदी की सभी वीडियो में एक सुपर वीडियो है। इसमें आपको संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया से लेकर के छंद, अलंकार, रस, सभी कुछ बताया जाएगा कि कितने प्रकार के होते हैं। आप केवल मन में प्रश्न करते चलें, आपके जवाब वीडियो के माध्यम से मिलते चलेंगे। आइए शुरू करते हैं। पद पूछे जा सकते हैं कि पद के जो भेद हैं वो कितने होते हैं। यहां आप पहले प्रश्न पे ध्यान देंगे, पद कितने प्रकार के होते हैं, यह पहला प्रश्न है। तो हमें बताना है कि पद 5 प्रकार के होते हैं। और आपकी जानकारी के लिए यहां ये मैं जरूर बताऊंगा कि जो 5 प्रकार के पद हैं वो कौन कौन से हैं। तो इसीलिए आप कॉपी और पेंसिल लेके जरूर बैठे, ताकि आप लिखना चाहें तो लिख सकें कि 5 पद कौन कौन से हैं। साथियों 5 पद हैं। नंबर 1 है संज्ञा, नंबर 2 है सर्वनाम, नंबर 3 विशेषण, नंबर 4 क्रिया और नंबर 5 अव्यय। जी हाँ, यही पांचों पद होते हैं। यदि हम बात करें प्रश्न संख्या 2 की, तो पूछा जा सकता है कि व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार की होती है। तो व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 प्रकार हैं। नंबर 1 रूढ़ संज्ञा, नंबर 2 यौगिक संज्ञा, नंबर 3 योग रूढ़ संज्ञा। तीसरा प्रश्न है, अर्थ की दृष्टि से संज्ञा के प्रकार बताइए। यहां आप व्युत्पत्ति के आधार पर और संज्ञा की दृष्टि से दोनों में अंतर समझें। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा 3 प्रकार की होती है और अर्थ की दृष्टि से संज्ञा के प्रकार 5 हैं। और मोस्टली 5 ही पढ़ाए जाते हैं, जिनमें नंबर 1 व्यक्तिवाचक संज्ञा है, नंबर 2 जातिवाचक है, नंबर 3 द्रव्यवाचक है, नंबर 4 समूहवाचक संज्ञा है और नंबर 5 हमारा भाववाचक संज्ञा है। तो आप इनको नोट कर सकते हैं यदि आप करना चाहें। ये ज्यादातर बच्चों ने पढ़े हैं। व्युत्पत्ति के आधार पर 3 संज्ञाओं को अवश्य याद रखेंगे। प्रश्न पूछा जा सकता है कि हिंदी में लिंग होते हैं। तो साथियों हिंदी में लिंगों की संख्या 2 है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। संस्कृत में पूछता तो हमें 3 बताने होते हैं। संस्कृत में लिंगों की संख्या 3 होती है। यह जानकारी यहां पर्याप्त है इन चारों बिंदुओं पर। आइए आगे बढ़ते हैं। यहां यदि पूछा जाए, 5वां बिंदु है, जो 5वां पॉइंट है कि हिंदी में वचन होते हैं। तो साथियों सब बच्चे जानते हैं कि जो हिंदी में 2 वचन हैं, एक वचन और बहुवचन। यहां प्रश्न है कि हिंदी में कारकों की संख्या बताइए, या कारक कितने प्रकार के होते हैं। तो इसका जवाब हमें देना है 8 प्रकार के कारक हैं। आप नोट कर सकते हैं। नंबर 1 कर्ता, नंबर 2 कर्म, नंबर 3 है करण, नंबर 4 है संप्रदान, नंबर 5 है अपादान, नंबर 6 संबंध, नंबर 7 अधिकरण और नंबर 8 संबोधन। अगर आप लिख रहे हैं, सुनने की दृष्टि से वीडियो बनाया गया है, और यदि आप लिख रहे हैं तो वीडियो को आप रोक के देखें और उनको लिख सकते हैं। मैं पुनः बता देता हूं, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। ये 8 प्रकार के कारक होते हैं। कई बार पेपर में प्रश्न पूछा गया है। 7वें पॉइंट पर ध्यान दें आप कि सर्वनाम के भेद कितने हैं, या सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। तो सर्वनाम होते हैं 6 प्रकार के। कौन कौन से हैं ये आप नोट कर सकते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम है, नंबर 2 निश्चयवाचक सर्वनाम है, नंबर 3 अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, नंबर 4 संबंधवाचक सर्वनाम है, नंबर 5 प्रश्नवाचक सर्वनाम है और नंबर 6 निजवाचक सर्वनाम है। उत्तर प्रदेश पुलिस की परीक्षा में पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा एक संज्ञा नहीं है। तो ऑप्शन दिए गए व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और निजवाचक संज्ञा। तो अभी अगर आप ध्यान से यहां देख रहे हैं तो जो निजवाचक संज्ञा है वो संज्ञा नहीं होती।
क्योंकि सर्वनाम का जो छठा भेद है वही निजवाचक सर्वनाम होता है। इस प्रकार से आपको यहाँ बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा। आइए देखते हैं, 8वां प्रश्न है कि पुरुषवाचक सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। बताइए, पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं 3 प्रकार के, कौन कौन से हैं। इसमें यदि बताया जाए कौन कौन से हैं तीनों, तो नंबर 1 है उत्तम पुरुष सर्वनाम है, नंबर 2 मध्यम पुरुष सर्वनाम है, और नंबर 3 अन्य पुरुष सर्वनाम है। उत्तम, मध्य और अन्य, ये फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन की हम बात कर रहे हैं। ये पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद होते हैं। आइए आगे देखिएगा। प्रश्न संख्या जो 9 है, इसमें हमसे प्रश्न पूछा गया कि विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। साथियों, विशेषण होते हैं 4 प्रकार के। कौन कौन से हैं, नोट करेंगे। नंबर 1 सार्वनामिक विशेषण है, नंबर 2 गुणवाचक विशेषण, नंबर 3 संख्यावाचक विशेषण, और नंबर 4 परिमाण बोधक विशेषण। यह 4 प्रकार के विशेषण होते हैं। और अगर अब इनके इंटरनल हम पढ़ें तो पूछा जाएगा कि सार्वनामिक विशेषण के भेद बताइए। सार्वनामिक विशेषण के 2 भेद होते हैं, यह 2 प्रकार का होता है, आप नोट कर सकते हैं। नंबर 1 होता है मौलिक सार्वनामिक विशेषण, और नंबर 2 होता है यौगिक सार्वनामिक विशेषण। ये दोनों सार्वनामिक विशेषण के भेद हैं। यदि हमसे पूछा जाए कि संख्यावाचक विशेषण के प्रकार बताइए, तो संख्यावाचक विशेषण भी 2 प्रकार का होता है। एक निश्चित संख्यावाचक विशेषण जिसमें संख्या निश्चित की गई हो, और नंबर 2 है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। जी हाँ, विस्तार से पढ़ने के लिए तो आपको अलग अलग वीडियो देखनी पड़ेगी, लेकिन यह एक ऐसा वीडियो है जिसमें आप ज्यादातर पूरा व्याकरण जो है उसको पढ़ सकते हैं। 12वां प्रश्न हो सकता है कि जो परिमाण बोधक विशेषण है वह कितने प्रकार के हैं। तो साथियों, वह भी 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 होता है निश्चित परिमाण बोधक विशेषण, और नंबर 2 होता है अनिश्चित परिमाण बोधक विशेषण। महत्वपूर्ण जानकारी है, आप नोट करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आगे चलते हैं। यहां पूछा गया है क्रिया के अंतर्गत हम धातु पढ़ते हैं, जो मूल धातु होती है, कि धातु के भेद कितने होते हैं। तो साथियों, धातु के जो भेद हैं वो 2 हैं। अब कौन कौन से हैं, इस बात का जवाब आप जरूर लेते रहिएगा। इसमें एक होती है मूल धातु और एक होती है यौगिक धातु। जी हाँ, धातु के 2 भेद हैं, मूल धातु और यौगिक धातु। अब यदि बात करें कि रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद कितने हैं, साथियों बहुत कुछ परिवर्तन है। जो हिंदी की नई बुक है उसमें आप नोटिस कर लीजिएगा, रचना की दृष्टि से क्रिया के 2 भेद हैं। अब कौन से हैं, वो आप एकर्मक और सकर्मक सोच रहे होंगे, नहीं, वो नहीं है। रचना की दृष्टि से क्रिया के 2 भेद हैं, एक है रूढ़ क्रिया और एक है यौगिक क्रिया। जी हाँ, एक है रूढ़ क्रिया और एक है यौगिक क्रिया। ये रचना की दृष्टि से हैं, वो प्रयोग की दृष्टि से हैं, अभी आगे पढ़ेंगे। अब आया कि यौगिक क्रिया कितने प्रकार की होती है, तो यह 4 प्रकार की है यौगिक क्रिया। नोट करते रहें, यौगिक क्रिया के 4 प्रकार हैं, नाम धातु क्रिया, संयुक्त क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया और अनुकरणात्मक क्रिया। ये 4 प्रकार हैं, वो यौगिक क्रिया के भेद हैं। अब पूछा गया है हमसे कि प्रयोग की दृष्टि से क्रिया के भेद कितने होते हैं। तो साथियों, प्रयोग की दृष्टि से क्रिया के भेद 3 हैं। इनमें एक है एकर्मक क्रिया, नंबर 2 है सकर्मक क्रिया, और नंबर 3 जो है साथियों वो है द्विकर्मक क्रिया। सकर्मक जो ट्रांसिटिव वर्ब है, यानी कि जिसमें कर्म के साथ आए, एकर्मक जिसमें कर्म ना हो, और द्विकर्मक जहां किसी भी कर्ता के साथ में 2 कर्मों का प्रयोग किया जाए, 2 ऑब्जेक्ट लगे हों, तो उसी को हम द्विकर्मक क्रिया कह देते हैं। महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए लेकर के आए साथियों। आगे देखते हैं। यहां जो 17वां बिंदु है वो उसमें पूछा गया है कि हिंदी में वाच्य के भेद बताएं। तो साथियों, हिंदी में वाच्य जो हैं वो 3 होते हैं। इसमें एक होता है, नंबर 1 है कृतवाच्य जिसमें कर्ता की प्रधानता हो, नंबर 2 है कर्मवाच्य जिसमें कर्म की प्रधानता हो, और नंबर 3 है भाववाच्य, इसमें भाव की प्रधानता होती है। काल के कितने भेद हैं, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ टेंस। तो साथियों, ये 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। नंबर 1 वर्तमान काल, नंबर 2 भूतकाल, और नंबर 3 भविष्य काल। यहां आपको थोड़ा सा अब समझना पड़ेगा, जो पॉइंट 19 है कि वर्तमान काल के प्रकार हैं।
तो यहां जैसे 5 लिखा गया है, अब जो नई बुक्स आ रही हैं उनमें इसको बदल दिया है, इसमें परिवर्तन है। यह 4 प्रकार के हैं। आप सुने, सामान्य वर्तमान नंबर 1, तात्कालिक वर्तमान नंबर 2, और संदिग्ध वर्तमान है नंबर 3 पर, और संभाव्य वर्तमान है नंबर 4। तो इसमें जो मैंने 5 इसलिए लिखा है क्योंकि पांचवा एक है जो पूर्ण वर्तमान होता है, जिसमें मैं खेल चुका हूं, तो वो उसमें यहां नहीं लिया गया है, इसलिए यहां वर्तमान के 4 भेद हैं और पांचवा जो था वो समाप्त कर दिया गया है। तो अभी आप यहां 4 पढ़ेंगे। ऐसे ही भूतकाल में 6 लिखे हुए हैं, लेकिन जो बुक्स है वो बता रही है कि भूतकाल में 5 भेद होते हैं। तो दोनों परिवर्तन है, दोनों में बहुत अच्छे से सीखें, दोनों बातें बताई जा रही हैं। यहां जो भूतकाल के 5 भेद हैं उनमें है सामान्य भूत नंबर 1 है, आसन्न भूत नंबर 2, अपूर्ण भूत नंबर 3, संदिग्ध भूत नंबर 4 और हेतु मद भूत जो कंडीशनल पास्ट है वो नंबर 5 है। तो वर्तमान काल के जो प्रकार है वो 4 और भूतकाल के जो प्रकार है वो 5। इन दोनों में यहाँ बहुत बड़ा परिवर्तन है, अतः आप यहाँ सीख लीजिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। यदि हम बात करें क्वेश्चन संख्या 21 की, इसमें पूछा गया है कि भविष्यत काल के भेद होते हैं। तो साथियों ये 3 हैं। नंबर 1 है सामान्य भविष्य, नंबर 2 है संभाव्य भविष्य और नंबर 3 है हेतु मद भविष्य। यदि हम यहां बात करें जो संज्ञा से अव्यय तक का महत्वपूर्ण पार्ट है उसकी, तो इसमें हमसे पूछा गया है कि अव्यय के भेद बताइए। साथियों अव्यय के 4 भेद होते हैं। अब वो 4 भेद हैं कौन से अव्यय के, वो आप देख लीजिएगा। अव्यय यानी कि अविकारी शब्द हैं जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। अव्यय के भेद 4 में नंबर 1 है क्रिया विशेषण, नंबर 2 है संबंध बोधक, नंबर 3 है समुच्चय बोधक और नंबर 4 है विषमादि बोधक। ये चारों अव्यय के भेद हैं। यहां जो 23वां प्रश्न है कि अर्थ की दृष्टि से क्रिया विशेषण के प्रकार बताइए। अर्थ की दृष्टि से क्रिया विशेषण के 4 भेद हैं। उन चारों भेदों में नंबर 1 स्थानवाचक, नंबर 2 कालवाचक, नंबर 3 परिमाणवाचक और नंबर 4 रीतिवाचक। ये क्रिया विशेषण हो गया। आगे देखते हैं 24वां जो बिंदु है, इसमें पूछा गया है कि संबंधवाचक अव्यय के भेद बताइए। यह वन विभाग के पेपर में आ चुका है। तो साथियों ये 14 प्रकार का है जो संबंधवाचक है। अब 14 प्रकार कौन कौन से हैं आप ऐसे ही सुन लीजिएगा, लिखने की आवश्यकता नहीं है इनको। जैसे कालवाचक है, स्थानवाचक, दिशावाचक, कारणवाचक, विषयवाचक, मित्रतावाचक, विनिमयवाचक, सादृश्यवाचक, विरोधवाचक, साहचर्यवाचक, संग्रहवाचक, तुलनावाचक इत्यादि। तो इस प्रकार से जो संबंधवाचक अव्यय हैं वो 14 होते हैं। हम देखते हैं जो 25वां प्रश्न यहां आया है कि समुच्चय बोधक अव्यय कितने प्रकार के होते हैं। समुच्चय बोधक अव्यय होते हैं 2 प्रकार के। नंबर 1 समान अधिकरण और नंबर 2 व्यधिकरण। नोट कर लीजिएगा, नंबर 1 है समान अधिकरण समुच्चय बोधक और नंबर 2 है व्यधिकरण समुच्चय बोधक। तो 2 प्रकार के समुच्चय बोधक अव्यय होते हैं। अगर आप पूरा वीडियो देखते हैं तो हिंदी की कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं इसमें नहीं छूटेगा जिसमें यह पूछा जाए कि यह कितने प्रकार के होते हैं, वह सभी यहां इसमें दिए हुए हैं। प्रश्न संख्या 26 में पूछा गया है कि निपातों की संख्या होती है। साथियों निपातों की संख्या हिंदी में 9 होती है। तो यहां तक तो था कि संज्ञा से अव्यय तक। अगर इसमें कुछ छूट गया है कि जो संज्ञा से अव्यय के बीच में नहीं बताया गया है कितने प्रकार का है, तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं। आपके कमेंट्स का जवाब जरूर दिया जाएगा। और यदि कोई आपको लगता है कि यह परिवर्तन होना चाहिए या यहाँ कुछ गड़बड़ है, तो आप वो भी हमें कमेंट्स के माध्यम से बता सकते हैं। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं संधि कि संधि के कितने प्रकार होते हैं। सवाल पे जरूर ध्यान दें। संधि के कितने प्रकार हैं? संधि के 3 प्रकार की संधि होती है। नंबर 1 होती है स्वर संधि, नंबर 2 होती है व्यंजन संधि और नंबर 3 होती है विसर्ग संधि। ये तो रहे संधि के भेद। अब यदि पूछा जाए कि स्वर संधि के भेद कितने हैं या स्वर संधि कितने प्रकार की है, तो साथियों स्वर संधि 5 प्रकार की है। नंबर 1 है दीर्घ संधि, नंबर 2 है गुण संधि, नंबर 3 है वृद्धि संधि, नंबर 4 है यण संधि और नंबर 5 है अयादि संधि। ये स्वर संधि के भेद हैं। संधि 3 और स्वर संधि 5। आइए आगे चलते हैं।
यहां साथियों हमसे पूछा गया है कि संस्कृत के उपसर्गों की संख्या होती है। संस्कृत के जो उपसर्ग हैं वो 22 होते हैं। अगला प्रश्न है कि हिंदी के उपसर्गों की संख्या बताइए। हिंदी में उपसर्ग 13 हैं। उर्दू के उपसर्गों की संख्या 19 है। यहां उर्दू लिखा गया है, इसको अरबी व फारसी के उपसर्ग भी कहा जा सकता है कि अरबी एवं फारसी के उपसर्गों की संख्या बताएं, तो भी हमें जवाब 19 ही देना है। यदि पूछा जाए कि प्रत्यय कितने होते हैं, तो प्रत्यय होते हैं 2, एक कृत प्रत्यय और एक तदित प्रत्यय। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं जो 33वां प्रश्न है कि कृत प्रत्ययों की संख्या क्या होती है। साथियों, कृत प्रत्ययों की संख्या 42 है और यह हिंदी के जो व्याकरण है गुरु कामता प्रसाद जी, उनके अनुसार यदि पूछा जाए कि कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी है, तो इसका जवाब हमें 42 देना है। 42 होती है। अब महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप ये सब नोट कर लीजिएगा कि कोई भी प्रश्न, एक भी प्रश्न हो कि कितने प्रकार के, तो उसका जवाब आपको मिलेगा। 34वें प्रश्न पे ध्यान दीजिएगा कि इतिहास या स्रोत या ऐतिहासिक के आधार पर हिंदी प्रत्ययों के प्रकार कितने हैं। तो साथियों, इसमें जो इतिहास या स्रोत के आधार पर यदि हम बात करें तो यह 4 प्रकार के होते हैं। जो प्रत्यय हैं वो यहाँ 4 प्रकार के हैं। अभी हमने प्रत्यय कितने पढ़े, पहले पढ़े 2 प्रकार के, फिर पढ़ रहे हैं 42 कृत प्रत्ययों की संख्या। और अब इतिहास या स्रोत के आधार पर यदि पूछा जाए कि प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं, तो हमें साथियों इनकी संख्या बतानी है 4। अब ये 4 कौन कौन से हैं, आप नोट कर सकते हैं चारों को यहाँ। इसमें नंबर 1 है तत्सम प्रत्यय, नंबर 2 है तद्भव प्रत्यय, नंबर 3 है देशज प्रत्यय और नंबर 4 है विदेशज प्रत्यय। जी हाँ, ये 4 प्रकार के प्रत्यय हैं, इसमें होते हैं। बात करते हैं 35वें प्रश्न की। समास के भेद कितने हैं। साथियों, समास के 6 भेद होते हैं। समास 6 प्रकार का होता है। समास का अर्थ संक्षेप होता है। और 6 कौन कौन से भेद हैं बताइए, बोले साथ। नंबर 1 अव्ययी भाव समास, नंबर 2 तत्पुरुष समास, नंबर 3 कर्मधारय समास, नंबर 4 द्विगु समास और नंबर जो 5 है वो है द्वंद्व समास और नंबर 6 है बहुव्रीहि समास। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। यदि पूछा जाए प्रश्न संख्या 36 कि हिंदी में विराम चिन्हों की संख्या कितनी है, तो हिंदी में विराम चिन्ह जो माने गए हैं उनकी संख्या 20 मानी गई है। ठीक है, आगे देखते हैं कुछ काम की बातें। देखिए, महत्वपूर्ण प्रश्न संख्या जो 37 है कि शब्दों का वर्गीकरण कितने आधारों पर किया गया है। तो शब्दों का जो वर्गीकरण है वो 4 आधारों पर हुआ है। कौन कौन से 4 आधार हैं। नंबर 1 है उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर, यहां ध्यान दीजिए। अब नंबर 1 है उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर, नंबर 2 है रचना या बनावट के आधार पर, नंबर 3 है रूप या प्रयोग के आधार पर और नंबर 4 है अर्थ के आधार पर। 4 प्रकार से शब्दों का वर्गीकरण किया गया है। अब इन चारों ही प्रकारों को अलग अलग ध्यान से देखें तो सबसे पहले यहां भी ये लिखा हुआ है कि 38वें सवाल में स्रोत या इतिहास के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो साथियों, शब्द होते हैं 5 प्रकार के स्रोत या इतिहास के आधार पर। अब वो 5 कौन कौन से हैं। नंबर 1 तत्सम, नंबर 2 तद्भव, नंबर 3 देशज, नंबर 4 विदेशज और नंबर 5 संकर शब्द। जी हाँ, संकर शब्द जो 2 भाषाओं के मेल से बने। बहुत विशेष जानकारी है, महत्वपूर्ण वीडियो साबित होगा निश्चित रूप से, क्योंकि हिंदी में कुछ नहीं छूटेगा। हम बात करते हैं 39वें प्रश्न की। तो रचना या बनावट के आधार पर शब्दों के कितने प्रकार हैं। तो रचना या बनावट के आधार पर शब्द होते हैं 3 प्रकार के। कौन कौन से हैं। नंबर 1 रूढ़ शब्द जो नहीं टूटते हैं, नंबर 2 यौगिक शब्द जो मिलकर बने और नंबर जो 3 है वो है योग रूढ़ शब्द जिसका इशारा कुछ और हो, जो अन्य अर्थ प्रकट करे। आगे देखिएगा कि रूप या प्रयोग के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो साथियों, रूप या प्रयोग के आधार पर शब्दों को 2 भागों में बांटा गया है। 2 प्रकार हैं। नंबर 1 है अविकारी शब्द, नंबर 2 विकारी शब्द, या आप ऐसे पढ़े नंबर 1 विकारी शब्द और नंबर 2 अविकारी शब्द। विकारी शब्द जो परिवर्तनशील है, जिनमें परिवर्तन हो, और अविकारी तो अव्यय होते हैं। अभी हमने पढ़े कि जिनमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, आगे जाने। प्रश्न संख्या 41 कि अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो साथियों, अर्थ के जो आधार पर शब्द हैं वो 4 प्रकार के हैं।
चारों प्रकार कौन से हैं? नंबर एक, एकार्थी शब्द जिनका एक ही अर्थ हो। नंबर दो, अनेकार्थी शब्द, जैसे एक शब्द के कई अर्थ हो जाएं, जैसे हार, हार माने माला भी है और हार माने पराजय भी है। और नंबर तीन है समानार्थी शब्द या पर्यायवाची आप बोल दीजिए। और नंबर चार में इसमें आएंगे विपरीत या विलोमार्थी शब्द। साथियों, ये अर्थ के आधार पर वाक्य के शब्दों के प्रकार रहे, ध्यान रखेंगे, अर्थ के आधार पर शब्दों के प्रकार कि जो शब्द हैं वो अर्थ के आधार पर चार प्रकार के होते हैं। अब बात आई कि जी वाक्य के लिए अनिवार्य तत्व कौन कौन से हैं। तो ध्यान दें, प्रश्न में ध्यान रखेंगे कि कौन सी चीज क्या बताई जा रही है। अनिवार्य तत्व पूछे हैं तो अलग आंसर है, अंग पूछे हैं तो अलग आंसर है, और अर्थ के आधार पर भेद पूछे हैं तो अलग आंसर है, रचना के आधार पर है तो अलग जवाब है। इसीलिए अब बहुत ध्यान से पढ़ें कि वाक्य के लिए अनिवार्य तत्व कौन से हैं। तो साथियों, वाक्य के लिए अनिवार्य तत्वों की संख्या 6 है। अब कौन कौन से 6 हैं? नंबर एक है सार्थकता, नंबर दो योग्यता, नंबर तीन आकांक्षा, नंबर चार निकटता, नंबर पांच पदक्रम और नंबर 6 अनव्यय। ये वाक्य के 6 अनिवार्य तत्व हैं। ठीक है। अब पूछे कि वाक्य के अंग कितने हैं? अंग होते हैं दो, एक अंग होता है उद्देश्य और एक होता है विधेय। दोनों आपको पढ़ाए गए हैं, कक्षा में भी पढ़ाए गए हैं, और जिन्होंने नहीं पढ़े हैं तो वो हमारी वीडियो देखें। वाक्य भेद के लिए वीडियो जो है आपको सौंप दी गई है, आप इसमें अवश्य सीखेंगे। वाक्य भेद का चैप्टर आपको पढ़ा दिया गया है, उसके बाद उपवाक्य और पदबंध भी पढ़ाए गए हैं। तो वाक्य के दो अंग हैं, एक उद्देश्य और एक विधेय। विस्तार से जानने के लिए आप हमारी जो प्ले लिस्ट है उसमें संपूर्ण हिंदी है, तो उसमें आपको वाक्य मिल जाएगा। यदि हम बात करें कि अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद, तो साथियों अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? नंबर एक विधानवाचक, नंबर दो निषेधवाचक, नंबर तीन आज्ञावाचक, नंबर चार प्रश्नवाचक, इसमें प्रश्न पूछा जाए, नंबर 5 होगा इसमें इच्छावाचक है, नंबर 6 संदेहवाचक है जो डाउटफुल है, और नंबर 7 है विस्मयवाचक, और नंबर 8 है संकेतवाचक। विस्तार से जानने के लिए वीडियो देखें। आगे बढ़ते हैं कि 8 प्रकार के जो वाक्य होते हैं वो अर्थ की दृष्टि से होते हैं। यदि पूछा जाए कि रचना की दृष्टि से वाक्य के भेद बताइए, तो साथियों रचना की दृष्टि से वाक्य 3 हैं। कौन कौन से 3 हैं? नंबर एक सरल वाक्य जिसमें एक उद्देश्य और एक विधेय हो, नंबर दो संयुक्त वाक्य जिसमें 2 सरल वाक्य जुड़े हों, और नंबर 3 मिश्र वाक्य, एक प्रधान वाक्य और एक आश्रित उपवाक्य हो। यहाँ विस्तार नहीं लेना चाहता हूं मैं, अतः आप विस्तार से देखने के लिए तो वीडियो और देखें, लेकिन अगर आप पूरी हिंदी देखना चाहते हैं आपको सभी चैप्टर्स यहाँ मिल जाएंगे। आगे देखते हैं कि उपवाक्य कितने प्रकार के होते हैं। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ क्लॉज। तो यह 3 प्रकार के जो है आश्रित उपवाक्य होते हैं। इनमें नंबर एक होता है संज्ञा उपवाक्य, नंबर दो विशेषण उपवाक्य, और नंबर 3 क्रिया विशेषण उपवाक्य। ये भी पढ़ा दिए गए हैं। यदि पूछा जाए कि पदबंध कितने प्रकार के होते हैं, तो साथियों पदबंध होते हैं 4 प्रकार के। अब वो कौन कौन से 4 प्रकार हैं पदबंधों के, आप नोट कर सकते हैं। नंबर 1 है संज्ञा पदबंध, नंबर 2 है विशेषण पदबंध, नंबर 3 है क्रिया पदबंध, और नंबर 4 है क्रिया विशेषण पदबंध। जी हाँ, यह 4 प्रकार के जो है पदबंध होते हैं। अब हमसे पूछा गया है कि शब्द शक्ति कितने प्रकार की होती है। यह आप कुछ बच्चे जरूर ऐसे हैं जो पहली बार पढ़ रहे होंगे शब्द शक्ति के विषय में। तो साथियों शब्द शक्ति के जो हैं 3 प्रकार हैं। अब वो कौन कौन से 3 प्रकार हैं वो आप नोट करें। शब्द शक्ति के 3 प्रकार हैं। नंबर 1 है अभिधा, नंबर 2 है लक्षणा, और नंबर 3 है व्यंजना। जी हाँ, ये 3 प्रकार के जो हैं शब्द शक्ति के प्रकार जो हैं वो 3 होते हैं। आगे देखते हैं। हिंदी में भरत मुनि द्वारा रसों की संख्या मानी गई है। तो हिंदी में भरत मुनि द्वारा रसों की संख्या कौन सी है, कितनी है? 8 है। वैसे तो 9 होते हैं, लेकिन जो 8 वो इसलिए है क्योंकि भरत मुनि ने शांत रस को नहीं गिना है। उन्होंने शांत रस को नहीं लिया है अपने नाट्य शास्त्र में। नाट्य शास्त्र में भरत मुनि ने जो रसों की संख्या है वो 8 मानी है। अभिनन गुप्त द्वारा रसों की संख्या 9 मानी गई है। पूछा जाए कि भाई रस के अंग कितने होते हैं, तो जो रस के अंग हैं वो 4 अंग होते हैं रस के। जानते हैं बच्चे? नहीं जानते तो वो 4 अंग कौन कौन से हैं? 4 अंग हैं स्थायी भाव, नंबर 2 विभाव, नंबर 3 अनुभाव, और नंबर 4 संचारी भाव या व्यभिचारी भाव। इसको जो है रस के 4 अंग होते हैं। स्थायी भावों की संख्या 9 है, ये बहुत मोस्ट है। स्थायी भाव कितने होते हैं? 9।
और वो 9 स्थायी भाव कौन कौन से हैं? जैसे श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति या प्रेम है, हास्य रस का हास है, करुण रस का शोक है, वीर रस का उत्साह है, रौद्र रस का क्रोध है, भयानक रस का भय है, विभत्स रस का जुगुप्सा या घृणा है, अद्भुत रस का विस्मय या आश्चर्य है, और शांत रस का शम या निर्वेद है। तो ये 9 स्थायी भाव हैं, पर हमने तो 11 पढ़े हैं जी। वत्सल और एक तो वत्सल रस रह गया और एक भक्ति रस। उन दोनों को जब व्यापक रूप से हम पढ़ते हैं इन रसों को, तो श्रृंगार में शामिल कर लिया जाता है, क्योंकि उनका भी जो स्थायी भाव है वो रति या अनुराग है। ठीक है, आगे देखिएगा। विभाव कितने प्रकार के होते हैं? तो साथियों, विभाव के जो प्रकार हैं वो 2 हैं। एक है आलंबन विभाव और एक है उद्दीपन विभाव। ठीक है, 2 प्रकार के विभाव, एक आलंबन विभाव है और एक उद्दीपन विभाव है। अनुभाव कितने प्रकार के हैं? तो अनुभावों की संख्या 8 है। 8 प्रकार के अनुभाव होते हैं, जिनमें जैसे कि स्तंभ है, स्वेद, रोमांच, स्वरभंग, कंप, विवर्णता, अश्रु और प्रलय, ये 8 अनुभाव होते हैं। संचारी भावों की संख्या 33, इन्हें व्यभिचारी भाव भी बोलते हैं। इनकी संख्या 33 है। ये पुलिस सब इंस्पेक्टर में पूछा गया था पेपर में कि संचारी भाव कितने होते हैं, तो इनकी संख्या 33 होती है। आगे जानते हैं कि अलंकार कितने प्रकार के होते हैं। तो अलंकारों की संख्या साथियों होती है 3। अलंकार 3 प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार और एक होता है पाश्चात्य अलंकार। ठीक है, तो ये यहाँ अलंकारों की बात रही। साथियों, अब इसमें छंद नहीं आया है। अगर छंद पूछे कि छंद कितने प्रकार के होते हैं, तो ये मैं आपको बताऊं कि अगर आपसे छंद पूछ लिया जाए तो जो छंद हैं वो होते हैं 3 प्रकार के। 3 प्रकार के छंद कौन कौन से हैं? एक तो है नंबर 1 पे तो आएगा वर्णिक छंद, नंबर 2 पे आएगा मात्रिक छंद और नंबर 3 पे आएगा मुक्त छंद। जी हाँ, 3 प्रकार के छंद हैं। इसमें नहीं है, आप नोट कर लीजिएगा क्योंकि कुछ भी नहीं छूटेगा। 3 प्रकार के छंद होते हैं। एक होता है वर्णिक छंद जो वर्णों की मात्रा है, एक होता है मात्रिक छंद, इसमें मात्राएं देखी जाती हैं, और एक मुक्त छंद है जो ना वर्ण और ना मात्रा में बंधे होते हैं। जैसे जूही की कली, उदाहरण सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की पुस्तक है जूही की कली। तो साथियों, यह हमारी वीडियो आपको कैसी लगी है आप कॉपी पे लिख लीजिएगा, तो ये आपके 56, 57, 58 क्वेश्चन तक हो जाएंगे। इन्हें जरूर, क्योंकि इसमें और भी बहुत जोड़ा जा सकता है। जैसे पूछे कि गणों की संख्या कितनी है, तो गण 8 होते हैं। ठीक है, तो आप इन सब को लिख करके कॉपी पे याद करें। हाँ, सबसे अच्छी बात यह है कि आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि ये कौन कौन से हैं। केवल यहीं तक सीमित नहीं कि विभाव कितने प्रकार के जी 2, लेकिन पूछे कौन कौन से, तो आपको आना चाहिए कि आलंबन और उद्दीपन। तो आपको उनके 2 प्रकार अवश्य ही मालूम होने चाहिए। ठीक है, फिर मुलाकात होगी आपसे। वीडियो जरूर बताएं कैसा लगा, दीजिएगा अनुमति। मैं अमित कुमार तिवतिया आपसे विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।